नमस्कार, डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन के कुछ बड़ी खबरें और जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से भी जिनकी रही इन खबरों पर पैनी नजर। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसमें दिल्ली की जो शराब नीति की धांधली है उसमें सीबीआई के छापे मारे गए हैं। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी चली। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त और 4 सरकारी अधिकारियों समेत सीबीआई 7 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ी की बात कहते हुए सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर इन छापों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे जितनी मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हमला। और भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह ने दिल्ली शराब नीति को एक बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि इससे सरकार को 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परवेश साहिब सिंह ने सीबीआई के सारे सबूतों को लेकर जांच करने की बात कही। सीबीआई के पास में पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त गवाह मौजूद हैं जो मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार, उनके अधिकारी, उनका इस लिकर पॉलिसी स्कैम में इन्वॉल्वमेंट को साबित करते हैं और वो सब कुछ बता चुके हैं सीबीआई को। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सीबीआई जांच के डर से ही केजरीवाल सरकार द्वारा शराब नीति में बदलाव करना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने कहा कि यह जांच शिक्षा नीति नहीं, केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ है। जब शराब नीति पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो, मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। दिल्ली कैबिनेट ने सिसोदिया जी को शराब नीति में मनमाने बदलाव करने की उसी मई 2021 में गैर कानूनी मंजूरी भी दे दी। जब एलजी ने आपत्ति दर्ज की तो इनको लगा रही है तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो इन लोगों ने कैबिनेट से वो फैसला वापस ले लिया। लेकिन गैर कानूनी शराब माफियाओं के, लिकर माफियाओं के पक्ष में ये लगातार नियम बनाते रहे, उनको सहायता देते रहे। और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से हजारों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा पड़ने से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आज जब से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड पड़ी है, तब से आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं
कि जिस शराब नीति को आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लाए थे और ये दावा कर रहे थे इससे हजारों करोड़ रुपए का उन्हें फायदा होगा, ये शराब नीति दिल्ली के अंदर रेवेन्यू का भंडार भरेगी। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री शराब सीबीआई जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है। और इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी निशाना साध रही है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीतियों और घोटालों पर एक नहीं 10-10 छापे पड़ने चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हम लोग सुन रहे थे कि दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से क्या हो रहा है, ये तो आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक क्यों नहीं पड़ी। अब यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। हम लोग हमेशा कांग्रेस में इस बात का संदेह करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सुलह है। ये आम आदमी पार्टी पैसा भी बना रही है, कांग्रेस को डैमेज भी कर रही है और बीजेपी का साथ चल रही है। अब हो सकता है कि उनको लगाओ कि नहीं भाई इनकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो जितने आम आदमी पार्टी के किए हुए पाप हैं वो सब उनके सामने आएंगे। और इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, जिन्होंने दिन भर रखी है इस बड़ी खबर पर नज़र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो आप हमें अपडेट दीजिए कि इस वक्त क्या जानकारी है, कितनी जगहों पर छापे अभी भी चल रहे हैं और क्या कुछ ठोस सीबीआई के हाथ लगने की कोई खबर है? लालचंद्र, आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के घर सहित 21 से ज़्यादा जगहों पर देश भर में 7 राज्यों में कहा जा रहा है कि सुबह से छापेमारी चल रही थी। ये जो आबकारी नीति से जुड़ा जो मामला है जिसको सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। और इस वक्त मैं मनीष सिसोदिया के घर पर खड़ा हूँ। अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया की जो कार है उसमें जाकर छानबीन की। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर हलचल हुई और अंदर जहाँ पर जो उनकी कार उस साइड पर घर के अंदर लगी हुई है वहाँ जाकर कार के अंदर छानबीन की गई है। उसके बाद अभी भी ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये मनीष सिसोदिया का आवास है यहाँ दिल्ली का, जो मथुरा रोड पर है। यहाँ अभी भी जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो इस आवास के अंदर हैं, छानबीन चल रही है। और जो जानकारी निकल कर आई है कि जो खबरें आ रही मीडिया में कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनको जब्त किया गया है, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ हार्ड डिस्क, और उसकी एक विस्तृत जानकारी हालांकि अभी नहीं आई, लेकिन ये कहा गया है कि कुछ कागजात और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कुछ डिस्क हैं या मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, उनको जब्त करने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर कई जगहों पर अभी छापेमारी जो छानबीन है वो जारी है। यहाँ पर दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया का घर है उस घर पर हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि अभी भी सीबीआई की टीम अंदर है, छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि सुबह 7:30 बजे जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी तब से लेकर अब तक आप देखें कि लगातार छानबीन हो रही है, जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो 21 से ज़्यादा जगहों पर जो छापेमारी हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन उसमें आबकारी नीति का कोई जिक्र नहीं किया और तमाम सारी बातों का जिक्र किया। तो ऐसे में विपक्ष कड़े सवाल पूछ रहा है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल की नीति, अरविंद केजरीवाल के जो का रुख रहा है इस पूरे मामले को लेकर उस पर सवाल खड़े कर रहा है। जी शैलेंद्र, इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है, शामिल है उन 15 लोगों में जिनके ऊपर ये एफआईआर सीबीआई करने जा रही है। और उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है, एफआईआर बल्कि दर्ज किया जा चुका है सीबीआई के द्वारा। इस बारे में वहां पर आपको कुछ खबर मिल पा रही है, कुछ चर्चा सुन पा रहे हैं आप?
जी देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कुछ मीडिया के सूत्रों को भी हम उसमें शामिल करेंगे। उनका यह कहना है कि दरअसल मनीष सिसोदिया का नाम उस एफआईआर में शामिल किया गया है और साथ ही साथ 3 और एक तरह से देखें बड़े नाम है अधिकारी स्तर के जो जिनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं। और जो मुख्य आरोप है उस बारे में जो सूत्रों से खबर आ रही है कि दरअसल पहला आरोप यह है कि सरकारी एक्सचेकर को राजस्व को नुकसान हुआ है इस नई आबकारी नीति की वजह से। यानी जो फायदा की बात करके जो नीति लाई गई थी उस पर वास्तव में सरकार को नुकसान हुआ और फायदा हुआ है निजी शराब कारोबारियों को। और ये आरोप यह है कि उन्होंने जो पैसा दिया उसको पार्टी के प्रचार के लिए या अन्य चुनाव के खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात जो है, कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से उस नीति के कुछ मुद्दों को, कुछ विवरणों को अप्रूवल से पहले ही उसकी जानकारी दे दी गई, उसे बता दिया गया, जिससे कुछ कारोबारियों को फायदा हुआ। तो ये एक आरोप जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि औपचारिक कॉपी आनी है, उसमें क्या क्या अंतिम तौर पर आरोप लगाए गए हैं, किन किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो स्थिति हो सकता है कि देर शाम तक साफ हो। लेकिन ये खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया सहित 3 बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम इस सीबीआई अपनी एफआईआर में दर्ज करने जा रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो 2 अहम आरोप हैं जिसमें सरकारी राजस्व का नुकसान, निजी कारोबारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश और साथ ही साथ उस पैसे को आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में और उसके पार्टी के लिए इस्तेमाल करने की जो कोशिश है, इन सब आरोपों के बीच जो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इनसे इतर भी देखें तो जो आम आदमी पार्टी पंजाब जैसे राज्यों में नशा मुक्त राज्य के नाम पर सत्ता में आती है, वो दिल्ली में जहां पर 8 साल से सत्ता में है, घर घर शराब पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था बनाने का काम करती है। जहां पर हम देखते हैं कि दुकानों की संख्या को इतना बढ़ाया जाता है, निजी कारोबारियों को प्रोत्साहन देकर एक तरह से उसका राजस्व फायदा हो, तब तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई तर्क भी हो। लेकिन राजस्व का नुकसान, जो शुरुआती बात कर रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए तो सिर्फ लाइसेंस में एक तरह से छोड़े गए और उसके बाद जो अन्य पहलुओं को देखें तो हजारों करोड़ का एक तरह से देखें तो ये घपला घोटाला सामने आता है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब सीबीआई अन्य तथ्यों की जांच करेगी, सामने उसका ही विवरण आएंगे, तब ये पता चलेगा कि वास्तव में इससे कितना नुकसान सरकार के राजस्व को हुआ है, कितना फायदा कुछ निजी शराब कारोबारियों को हुआ है और दिल्ली की जनता का कितना नुकसान हुआ है। जी, और सीबीआई के छापों के बारे में जैसा कि हमने जिक्र किया कि दिल्ली के अलावा दिल्ली के बाहर भी कुछ स्थानों पर छापे मारे गए हैं। शैलेंद्र, कौन कौन से मुख्य स्थान हैं उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, हम जानते हैं कि दिल्ली में ही जो इस एक्साइज पॉलिसी को जब ये मंजूर की गई थी उस वक्त जो अधिकारी थे उनके आवास पर छापा मारा गया है। बसंत कुंज के आसपास उनका घर है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में कुछ ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। निश्चित तौर पर दरअसल सीबीआई की आज की अगर इस कार्रवाई को देखें तो सिर्फ ये दिल्ली तक सीमित ना होकर 7 राज्यों में 21 से ज़्यादा ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ से ये कहा जा रहा है कि कोई लिंक हो सकता है, या चाहे शराब कारोबारियों से जुड़ा हो या फिर अधिकारियों से जुड़ा कोई आवास हो, तो निश्चित तौर पर उन जगहों पर ये छापेमारी की गई है एक साथ। जी, और बात अगर राजनीतिक हमलों की कर लें थोड़ी सी, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक फ्रंट पर नजर आ रही है और दोनों मिल करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर हमले कर रही है। ये देखिए, हम जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित पर जिस तरह से आरोप लगाकर और भ्रष्टाचार की बात करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहा था कि जेल भेजेंगे उन्हें, और उसके बाद कोई कार्रवाई उस तरह की नहीं की और कोई तथ्य भी उस तरह के सामने नहीं आए। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके बेटे संदीप दीक्षित ने इस बात को कहा है कि एक नहीं 10-10 छापे पड़ने चाहिए और हर कोई आम आदमी पार्टी का नेता एक तरह से देखे, अगर जांच हो तो इस तरह से गंभीर आरोपों में घिरा पाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी के नेता भी इस पूरे प्रकरण में हम देखें तो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और
बीजेपी तो लगातार जब से आबकारी नीति आई है सड़कों पर भी उतरी थी। एलजी ने जब सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जमकर प्रदर्शन हुए और केजरीवाल सरकार को निशाना साधा गया और कहा गया कि दरअसल ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो किसी विभाग बच नहीं सकते, उनकी अगुवाई में फैसला लिया जाता है। ऐसे में इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सिर्फ मनीष इसे अरविंद केजरीवाल को इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर सीधे हमले बीजेपी हैं और सीधे कह रहे हैं कि दरअसल ये अरविंद केजरीवाल की यही नीति रही है कि तथ्यों को छुपाना, झूठ बोलना और उनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ और आज की दूसरी बड़ी खबर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई। आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर सहित सभी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और इसके अलावा उज्जैन, द्वारका और मुंबई में भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और साथ ही देश के इस्कॉन मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। एक तरफ जहां श्रद्धालु विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में सजावट एवं पूजा अर्चना के सामानों की खरीदारी को लेकर भी चहल पहल दिखाई दे रही है। और इस खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ एक साथ जुड़ रहे हैं। अजय मिश्र हैं जो कि मथुरा में मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस्कॉन की मंदिर जो दिल्ली में द्वारका इलाके में है वहाँ से जुड़ चुके हैं। अजय तो बिल्कुल देखिए किस तरह अजय भी और चंद्रशेखर दोनों संवाददाता जन्माष्टमी के रंग में रंगे हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अजय, सबसे पहले जन्मस्थल पर चलते हैं। मथुरा कान्हा की जन्मस्थली और वहाँ की तो बात ही कुछ और है। और वहाँ आज आप किस तरह की तैयारी देख रहे हैं? और आज एक ख़ास बात ये भी सुनने को मिली कि आज ईदगाह की तरफ जो आरती, मंगला आरती थी, उसको खोला गया था। ये एक बड़ी बात थी आज वहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और उससे भी बड़ी बात की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे वो स्वयं यहाँ पर आरती के लिए मौजूद थे। करीब 4 बजे के करीब यहाँ पर वो आए और उन्होंने न केवल पूजा अर्चना की बल्कि आरती में भी सम्मिलित हुए और उसके बाद लोगों को संबोधित भी किया। स्पष्ट तौर पर अगर मैं आपसे बता पाऊँ तो उनके संबोधन में जो केंद्र की बात थी, जो मूल बिंदु था, वो ये था कि भगवान कृष्ण का जन्म जो होता है वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। उसके बाद सभी ने करतल ध्वनियों से उसका स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने पंच प्राण जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश के लिए दिए थे उसकी याद दिलाते हुए सभी से अपने स्वधर्म का पालन करने की अपील की, सभी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। तो स्पष्ट तौर पर जो भगवान कृष्ण का संदेश है कि कर्मयोगी बनना चाहिए, हमें अपने कर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वही आस्था और वही विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जनता को मिला। और पूरी जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से आज उन्होंने इस पवित्र अवसर पर वही पंच प्रण की फिर से शपथ दिलाई और लोगों से अपील की कि वो इस सब में देश की प्रगति में अपना योगदान है। उत्साह की बात तो आप देख ही रहे हैं कि हजारों की भीड़ ये गेट नंबर 1 है जहां से केवल बाहर निकल रही है। गेट नंबर 3 से उनको एंट्री दी जा रही है और केवल गेट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वहां से वीआईपी दर्शन खुले हुए हैं। तो लाखों की संख्या में कल भी लाखों की संख्या में लोग आए, आज भी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम है। लोगों की सुविधाओं का बड़ा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। आप पीछे देख रहे होंगे जो कई ध्वजों से सजा हुआ ये मथुरा नाथ श्री कृष्ण का जो मंदिर है वो आपको बहुत ही अद्भुत प्रतीत हो रहा होगा। और यहाँ पर लोगों के उत्साह का तो कहना ही क्या, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी उत्साह के साथ सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात के 12 बजे जब यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा
पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, जिसकी धूम पूरी दुनिया में जानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर से भी हम आपको यहाँ सजीव प्रसारण दिखाएंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मैं चलता हूँ जरा अपने संवाददाता चंद्रशेखर के पास, जो द्वारका में, दिल्ली के द्वारका इलाके में, ये दिल्ली का द्वारका इलाका है जहाँ पर चंद्रशेखर मौजूद हैं। वैसे तो द्वारका नाम जो है वो श्री कृष्ण के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि कर्म भूमि रही उनकी, लेकिन वो द्वारका अलग है, ये द्वारका दिल्ली में है जहाँ इस्कॉन मंदिर में हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर, इस्कॉन जैसी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है कि श्री कृष्ण के संदेश को, भगवान श्री कृष्ण के संदेश को धरती के कोने कोने तक पहुंचाने में इस संस्था ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज किस तरह की तैयारी आप इस्कॉन में देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर? जी बिल्कुल लालचंद, आपने सही कहा। और यहाँ इस्कॉन का एक अलग रूप भी आप जानते हैं कि यहाँ उत्साह है, उमंग है और नृत्य संगीत में यहाँ पर लोग कृष्ण को पाना चाहते हैं। एक अलग रूप यहाँ पर जो कृष्ण का दिया है वो यहाँ पर है, और वो कृष्ण जिसके नयन मधुर है, जिसका गीत मधुर है, जिसके हृदय मधुर है, वो कृष्ण आज उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और आप ये देखिए, यहाँ पर इस्कॉन में खास तौर पर तैयारियाँ की गई हैं। यहाँ पर कृष्ण का राधा संग यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत स्नान जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम श्रद्धालु जो हैं, भक्तगण जो हैं, उनको भी ये अवसर की प्राप्ति होती है कि वो यहाँ पर आकर के अभिषेक कर सके। मेरे ठीक सामने जो है वो पालना रखा गया है जहाँ पर कृष्ण विराजमान है और जहाँ पर लोग उनको पालने में झूला झुला रहे हैं। ठीक मेरे इस तरफ भजन कीर्तन जो है हरे रामा हरे कृष्णा की धुन, जैसे कि आपने कहा लालचंद जी कि एक पहचान है इस्कॉन की, और वो यहाँ पर लगातार सुबह से गा रहे हैं और बाद के 12 बजे तक ये धुन इसी प्रकार से हरे रामा हरे कृष्णा की यहाँ चलती रहेगी। और इसके रूप आप जानते हैं लगातार बदलते रहते हैं। एक बार वो बहुत ही स्लो और शांत तरीके से यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, उसके बाद एकदम से उत्साह उमंग से उछल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं, और एक अलग वातावरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो पालना की बात कर रहा था, ये यहाँ पर पालना रखा गया है जहाँ पर कृष्ण को झूला झुला रहे हैं लोग। वो एक अलग रूप है। कृष्ण के कई रूप आप जानते हैं सामने हैं। एक पहले वो एक बाल रूप में सामने आते हैं, जिसको हर माता जो है अपने पुत्र में उनको देखती है, उनकी लीलाओं को देखती है, और उसी का एक आज त्योहार भी है। लेकिन जब कृष्ण बड़े होते हैं, वो किस प्रकार से आपके तमाम असुरों का संहार करते हैं और उसके बाद वो गीता का ज्ञान एक गुरु के रूप में देते हैं। तो ये तमाम रूप जो कृष्ण के हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और इसके अलावा जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन यहाँ पर दर्शन जो है वो रखे गए हैं। तो इस प्रकार का एक अलौकिक वातावरण जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल, ये अलौकिक वातावरण है। और आपने जो जिक्र किया परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। और अजय, आप अगर वहाँ से कुछ और हमें तस्वीरें दिखा सकें, इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में ठीक से लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे श्रद्धालु, लेकिन आज आप वहाँ पर जो नज़ारा देख रहे हैं, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह, क्योंकि 12 बजे हालांकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य जो त्यौहार होता है वो होता है, लेकिन अभी से बहुत भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है आपके पीछे। देखिए लालचंद जी, जन्माष्टमी का त्यौहार तो कल ही शुरू हो गया था। जैसा कि आपको बात मालूम है कि 9:20 के बाद कल ही अष्टमी लग गई थी, तो करीब आधे लोग तो कल ही जन्माष्टमी के दर्शन यहाँ से करके जा चुके हैं। आज जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, अगर मैं अपने कैमरामैन सुमित से दरखास्त करता हूँ कि वो थोड़ी सी भीड़ दिखाएं, तो ये केवल आपको निकलने वाली भीड़ दिखाई देगी। 2 गेटों से जो लोग एंट्री कर रहे हैं या फिर जो सड़क पे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके तस्वीरें शायद मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप ये समझे कि ये जीवन है क्या, ये उत्कृष्ट तत्व है क्या, ये परिपूर्णतम तत्व है जिसके प्रति अगाध श्रद्धा लोगों के मन में है। 8 अरब 64 करोड़ वर्षों में एक बार परिपूर्ण श्री कृष्ण का अवतार होता है, जो कि अब से 5200 साल के करीब पहले इसी जन्मभूमि के पीछे एक हिस्सा है कारागार का, जहां पर आप अगर प्रवेश करेंगे तो आपको वो एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे परब्रह्म ने यहाँ पर भारत की भूमि पर जन्म लिया, क्योंकि भारत की भूमि में ही वो शक्ति है जो परब्रह्म परमात्मा को भी कर्षित कर सकती है। भारत की माँ में ही वो शक्ति है जो परब्रह्म परमात्मा को भी अपने गर्भ में धारण कर सकती है। तो ये यहाँ के संतों की शक्ति है, यहाँ के
यहाँ की माँ की शक्ति है जो परब्रह्म को भी यहाँ पर अपना लाला अपनी लाली बनने पर मजबूर कर देती है। और भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, जैसा कि आपको हमने बताया कि परिपूर्ण ब्रह्म का जीवन है, वो शत्रु भी परिपूर्ण है, मित्र भी परिपूर्ण है, वो शस्त्र में भी परिपूर्ण है, शास्त्र में भी परिपूर्ण है, वो गीतकार भी परिपूर्ण है, वो नृत्यकार भी परिपूर्ण है, वो जीवन को भी पूर्णता के साथ जीते हैं। और ऐसा जीवन की पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचे। तो कैसे हम अपने जीवन को पूर्णतम तरीके से जिए और चरित्र को कैसे पूर्णतम तरीके से श्री कृष्ण के जीवन से सीखते हुए अपने जीवन में अवतरित करें। आज के अवतार का यही एक संदेश जो कि सभी लोग एक झलक पाने के लिए, एक थोड़ी सी उस एहसास के लिए, उस भाव के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यह भाव की भूमि है, ब्रजरज की भूमि। जी, जितने सप्तपुरियां हैं उन सब की वो अधीश्वरी हैं, और इसलिए मथुरा में आकर के यहाँ पर कृष्ण का जन्मोत्सव और भी खास हो जाता है। हालांकि ये देश के हर घर में, हर हृदय में इस वक्त कृष्ण का अवतार और कृष्ण का जन्म जरूर हो रहा होगा। बिल्कुल, और देश ही नहीं बल्कि ये जो श्री कृष्ण पूर्ण है, परिपूर्ण है, ये तो विदेश तक भी ये संदेश गया है। चंद्रशेखर, इस्कॉन में देश और विदेश के भी श्रद्धालु आते हैं। आज आप इस मौके पर क्या कुछ विदेशी श्रद्धालुओं से भी मिल पाए वहां पर? निश्चित रूप से राजन जी, यहाँ पर विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और उनके मन में भी वही भाव है, उसमें कोई अंतर नहीं है, भाव वही है, और लगातार वो दर्शन भी कर रहे हैं, और हरे राम हरे कृष्ण के जो कोदन है वो भी उसमें कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक विशेष लगाव उनको श्री कृष्ण से इसलिए भी है कि एक अलग बात हम करें कि जो शास्त्र और शास्त्र की बात अजय कर रहे थे, तो यहाँ पर जो मुरली की धुन पर वो पूरे इस ब्रह्मांड को अपने में मनमोहित कर लेते हैं, वो एक भाव जो है वो यहाँ उनको खींच कर लेकर के आता है। क्योंकि अशांत वातावरण है, जिस प्रकार से विदेशों की हम बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो एक मन में शांति, एक चित्त की शुद्धि और एक अनंत की जो अलौकिक वातावरण उनके मन में आता है, अलौकिक जो शब्द हैं हरे राम हरे कृष्णा के, वो उनके मन में आते हैं। तो उस मधुर संगीत में वो निरंतर बहते चले जाते हैं, और एक आकर्षण कृष्ण में कहा जाता है कि कृष्ण एक आकर्षण है, और वो मनमोहन भी हैं, और वो मोह को काटने वाले भी हैं। तो ये तमाम जो उनके गुण हैं वो निश्चित तौर पर विदेशी जो भक्तजन हैं उनको भी यहाँ तक खींच के लाते हैं, और वो समझना चाहते हैं इस रहस्य को। हालांकि उनके रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या आध्यात्म है इस देश में, इस देश की भूमि में, और भगवान श्री कृष्ण में, जिसके लिए वो लगातार आकर्षित होकर के चले जाते हैं। अजय, मैं चाहता हूं कि हम इस बुलेटिन को खत्म करें, उससे पहले जरा आप अगर पैन के जरिए, हालांकि वहां पर आपकी भी सीमाएं होंगी कि कितना दिखा सकते हैं, लेकिन पैन के जरिए अगर ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा वहां का भव्य नजारा दिखा पाएं हमें और हमारे दर्शकों को। सुमित जी, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़े से दृश्य यहाँ पे दिखाएं, क्योंकि ये जो भीड़ है, ये जो आस्था की भीड़ है, जो विश्वास की भीड़ है, वो किस तरह से लोगों को आकर्षित कर रही है। न केवल देश के कोने कोने से, बल्कि कई सारे लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे इस दृश्य का, इस पल का, कि कैसे कोरोना के बीच में भी उनको थोड़ी सी मोहलत मिले और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ पाए। तो आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग कोने से। मैं आपको बताऊं कि गेट नंबर 3 से जो प्रवेश कर रहे हैं लोग, इस गेट नंबर 1 से बाहर निकल रहे हैं, और जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं। एक दूसरे से लोग बिछड़ जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, तो लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए यहाँ पर खोया पाया सूचना केंद्र के जस्ट ठीक सामने हम लोग इस वक्त आपको सजीव प्रसारण दिखा पा रहे हैं, और उत्साह वही है। और ये लगातार कल रात से ही ये जो मेला चल रहा है वो लगातार चलता रहा। ऐसा माना जा रहा है कि ये सुबह 3 बजे तक चलता रहेगा, क्योंकि गांव से लोग आज शाम को 4 बजे चलना शुरू किए होंगे और अभी यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे। तो ये भीड़ और भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे 12 बजे मध्य रात्रि का समय होगा, ये भीड़ और भी बढ़ती जाएगी और आस्था का सैलाब और भी आपको मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। उसी के साथ हम आपसे भी लगातार जानकारी लेते रहेंगे अजय, आपसे भी और चंद्रशेखर से भी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर आपका दिल्ली के द्वारका से, और अजय आपका कान्हा के जन्मस्थली मथुरा से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो हमारे दोनों संवाददाता दिखा रहे थे आज जन्माष्टमी में किस तरह से धूम है, उसी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे थे। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।